ये भौमिक की लिखी और आर्केनोरा एल्केमी द्वारा संपादित एक किताब सोलांज ओरियन कोड, चेतना, नेबुला और अनुनाद के कुछ खास हिस्सों पर आधारित है। जी बिल्कुल। हम खास तौर पर उन आइडियाज़ पर ध्यान देंगे जो ये स्रोत सामने रखते हैं, जैसे कि भाई ओरियन के तारे के रहस्य क्या हैं, ओरियन नेबुला जिसे M42 भी कहते हैं, उसको सृष्टि की ज्योति का द्वार क्यों कहा गया है, फिर इसका मानव डीएनए के साथ क्या कनेक्शन बताया गया है जिसे वो सोलांज रेजोनेंस कोड कहते हैं, और फिर कुंडलिनी, ब्रह्मांडीय संतुलन, ओरियन शील्ड, साधना, और आखिरी में वो सोलांज अवेकनिंग या जागरण वाली बात। इन सब पर हम गौर करेंगे। हाँ, तो हमारा इरादा यही है कि इन स्रोतों में जो मुख्य विचार दिए गए हैं उनको जरा समझें। ये खगोल विज्ञान, आध्यात्मिकता और शायद थोड़ा अनुमान वाला विज्ञान भी लगता है ना? सबका एक अनूठा सा मिश्रण है जो ओरियन के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को एक साथ बुनने की कोशिश कर रहा हो। बड़ा दिलचस्प है। चलिए देखते हैं ये स्रोत हमें कहाँ तक ले जाते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक खगोल विज्ञान से। ओरियन तारामंडल, हम सब जानते हैं, शिकारी तारामंडल। उसकी सबसे जानी पहचानी निशानी है ओरियन बेल्ट। वो 3 तारे, अलनिटक, अलनिलम और मिंटाका, एक सीधी लाइन में। स्रोत ये कहता है कि ये बेल्ट उसी दिशा में है जहां से सूरज वसंत विषुव के आसपास गुजरता है। इसको एक तरह की आकाशीय नाभि कहा गया है। लेकिन स्रोत सिर्फ यहीं नहीं रुकता है ना, वो इससे काफी आगे जाता है। हाँ बिल्कुल, खगोलीय फैक्ट से आगे बढ़कर ये स्रोत इसके गहरे स्पिरिचुअल मीनिंग्स की बात करता है। जैसे संस्कृत में ओरियन का कनेक्शन उरायण या ऋग्योन से जुड़ा गया है, जिसका मतलब है प्रकाश का शिकारी जो अंधेरे से रोशनी लाता है। और इस किताब के हिसाब से ओरियन की एनर्जी हमारे 27 नक्षत्रों में मतलब 3 तरह से बहती है। पहली है अन्वेषण ऊर्जा जो आत्मा को खोज और कह सकते हैं बदलाव की तरफ ले जाती है। दूसरी है संयोजन ऊर्जा जो अलग अलग दुनियाओं के ज्ञान को जोड़ती है। और तीसरी है उन्नयन ऊर्जा जो हमें उस बड़ी कॉस्मिक चेतना से जुड़ने में मदद करती है। यहाँ नक्षत्रों के नाम जैसे मृगशीर्ष, विशाखा, इनसे ज्यादा जरूरी उनका ये कलेक्टिव काम बताया गया है। ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस और स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशंस साथ साथ चल रही हैं। जैसे नासा और ईएसए का डेटा हमें बताता है कि ओरायन के तारों के पीछे जो ओरायन नेबुला है M42, वो एक बहुत बड़ी स्टार नर्सरी है, मतलब जहाँ नए तारे बन रहे हैं। और फिर स्रोत इसी चीज को भारतीय परंपरा से जोड़ता है, जहाँ इसे प्रजापति का यज्ञ स्थल कहा गया है, यानी वो जगह जहां सृष्टि की अग्नि लगातार जल रही है और जिससे चेतना पैदा हो रही है। ये दोनों बातें, एक वैज्ञानिक और एक आध्यात्मिक, एक ही तरफ इशारा करती लगती हैं, जन्म और सृजन की तरफ। हाँ, और यहीं पर वो सोलांज रेजोनेंस की पहली झलक मिलती है। ये स्रोत ये सुझाता है कि फिजिकल तारों की एनर्जी और हमारी अपनी आत्मिक ऊर्जा के बीच एक कनेक्शन है, एक तरह का तालमेल जो इंसान को यूनिवर्स से जोड़ता है। तो किताब का निष्कर्ष ये निकलता है कि ओरियन सिर्फ मतलब ज्योतिष का कोई बिंदु नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांडीय चेतना की एक जीती जागती धारा है। सिर्फ तारों का झुंड नहीं, बल्कि चेतना के कनेक्शन का एक सेंटर पॉइंट है। चलिए अब इस ओरियन नेबुला M42 पर थोड़ा और फोकस करते हैं। ये हमारी सबसे करीबी स्टार नर्सरी है। इतनी पास के बिना टेलीस्कोप के भी हल्की सी धुंधली दिख जाती है। हबल की तस्वीरों में तो यहाँ हजारों नए नए बन रहे तारे प्रोटोस्टार दिखते हैं जी। और स्पिट्जर टेलीस्कोप ने ये भी कंफर्म किया है कि यहाँ से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन करीब 1340 प्रकाश वर्ष दूर हम तक पहुँचती है। स्रोत इसे भारतीय खगोल शास्त्र के मृगशीर्ष नक्षत्र से जोड़ता है और कहता है कि यही वो जगह है जहाँ वैदिक ऋषि प्रजापति ने सृष्टि यज्ञ किया था। हाँ, और स्पिरिचुअल नजरिए से देखें तो स्रोत M42 को वो पॉइंट मानता है जहां यूनिवर्स की पहली लाइफ एनर्जी की वेव, उसे प्राणिक पल्स या सोलांश पल्स कहा गया है, वो उठी थी, जो बाद में नक्षत्रों और ग्रहों के जरिए हम तक पहुंची। स्रोत इजिप्ट के पिरामिड टेक्स्ट और भारत के शतपथ ब्राह्मण का हवाला भी देता है और कहता है कि ओरियन के वो 3 बेल्ट तारे असल में ब्रह्म के 3 नेत्र हैं जो क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन को दिखाते हैं। यहाँ एक और बड़ा दिलचस्प तालमेल बताया गया है। साइंटिफिकली देखें तो नेबुला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नया प्रकाश बनाते हैं। आध्यात्मिक रूप से स्रोत इसे ही सृष्टि की ज्योति या वेदों का हिरण्यगर्भ कहता है। और यहीं पर वो डीएनए रेजोनेंस वाला दावा आता है ना? हाँ बिल्कुल। स्रोत ग्रेग ब्रैडन का जिक्र करते हुए कहता है कि हमारी ह्यूमन सेल्स की एक नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है,
करीब 7.8 हर्ट्ज, जो ओरियन नेबुला से आने वाले खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पंदनों से मैच करती है। ये तो वाकई एक बहुत बहुत बड़ा और स्पेसिफिक दावा है, एक कॉस्मिक नेबुला और हमारी सेल्स के बीच सीधा कनेक्शन। बिल्कुल, ये स्रोत का एक बहुत ही केंद्रीय दावा है। तो M42 को दो तरह से देखा गया है। विज्ञान के लिए तो ये तारों का जन्म स्थान है, हाँ? और इस स्रोत के अनुसार ऋषियों के लिए ये चेतना का मूल स्रोत है। इसीलिए इसे सृष्टि की ज्योति का द्वार और सोलांच ओरियन कोर्ट का पहला पड़ाव माना गया है। ये वो जगह है जहां इस नजरिए से एनर्जी लाइट बनती है और लाइट आत्मा का रूप लेती है। अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे मुख्य और शायद सबसे चौंकाने वाले दावे पर। स्रोत में एक सूत्र है, जो प्रकाश ओरायन में जन्मा वही स्पंदन तुम्हारी कोशिकाओं में धड़कता है। यही सोलांच ओरियन रेजोनेंस कोड का सार है। सुनने में तो ये बहुत पोएटिक लगता है, लेकिन स्रोत इसके पीछे कुछ तर्क भी देता है क्या? हाँ, स्रोत इसके सपोर्ट में कुछ साइंटिफिक और कुछ गूढ़ तर्क रखता है। दावा यह है कि ओरियन बेल्ट के तारों एल्निटिक, एल्निलम, मिंटाका, इनसे आने वाली कुछ खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे 7.83 हर्ट्ज से 8.12 हर्ट्ज के बीच होती हैं। ये फ्रीक्वेंसी रेंज पृथ्वी की अपनी नेचुरल शुमन रेजोनेंस, जो करीब 7.83 हर्ट्ज है, और हमारे ब्रेन की शांत अवस्था वाली अल्फा तरंगों के बहुत नजदीक है। अच्छा। स्रोत यूरोपियन स्पेस ऑब्जर्वेटरी के एक 2022 के ऑब्जर्वेशन का भी जिक्र करता है, जिसमें कहा गया कि ओरियन नेबुला से आने वाली माइक्रोवेव तरंगों में वैसी ही एक रिदमिक स्ट्रक्चर है जैसी हमारे सेल्स में एनर्जी बनाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी में होती है। साथ ही ये भी दावा है कि हमारे डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, उनका वाइब्रेशन भी लगभग 8 हर्ट्ज पर होता है। ओके। तो इन्हीं कथित समानताओं के आधार पे सोलांच रेजोनेंस की बात की गई है, यानी कि कॉस्मिक लाइट ओरियन और सेल्यूलर लाइट डीएनए के बीच एक सूक्ष्म एनर्जी लिंक या तालमेल। इसे प्राचीन मिस्र में कालाइट बॉन्ड और वैदिक परंपरा में प्राण ज्योति कहा गया है, ऐसा स्रोत बताता है। ये सुनने में तो अद्भुत है, कॉस्मिक वेव्स और हमारी कोशिकाएं एक ही लय में। स्रोत इसे कैसे अनुभव करने की बात करता है? क्या यह सिर्फ एक थ्योरी है? नहीं, स्रोत इसे एक अनुभव करने लायक प्रक्रिया बताता है। कहा गया है कि जब ध्यान में ओरियन बेल्ट पर फोकस किया जाता है, तो हमारा सहस्रार चक्र, एनर्जी बॉडी का टॉप सेंटर, वो उसी तरंग से रेजोनेट करने लगता है। इसे सोलांच रिकनेक्शन कहा गया है। अच्छा। और पीनियल ग्लैंड, जिसे आज्ञा चक्र से जोड़ा जाता है, उसे वो पॉइंट माना गया है जहां ये कॉस्मिक तरंगे हमारी चेतना में एंटर करती हैं, जिससे दिव्य दृष्टि या इंट्यूशन जाग सकता है, जैसा पुराने ग्रंथों में कहा गया है। संक्षिप्त में कहें तो स्रोत का कहना है कि ओरियन सिर्फ बाहर आसमान में नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा का एक मूल केंद्र है, और ये सोलांच रेजोनेंस कोड हमें उससे जोड़ता है। जैसे वो कहावत है ना, तारे तुम्हारे भीतर हैं। अच्छा, तो ये कनेक्शन सिर्फ डीएनए और ब्रेन वेव्स तक ही सीमित नहीं है, स्रोत इसे कुंडलिनी जैसी योगिक अवधारणाओं से भी जोड़ रहा है? हाँ बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ओरियन बेल्ट के वो 3 तारे हमारे शरीर के 3 मुख्य ऊर्जा केंद्रों से सीधे जुड़े हैं। अल्निटक जुड़ा है मूलाधार चक्र से, जो स्थिरता और लाइफ एनर्जी का सेंटर है। अन्निलम जुड़ा है आज्ञा चक्र से, जो विजन और ज्ञान का सेंटर है। और मिंटाका जुड़ा है सहस्रार चक्र से, जो परम चेतना से कनेक्शन का पॉइंट है। ओके। इन तीनों को मिलाकर त्रिक बिंदु कहा गया है, जहां हमारी सौर, पिंगला और चंद्र ईड़ा नाड़ियां बैलेंस होती हैं। स्रोत में एक बहुत सुंदर लाइन है, जब ओरियन का प्रकाश तुम्हारी रीढ़ से गुजरता है, तब सूर्य और चंद्र तुम्हारे भीतर एक हो जाते हैं। तो ये पारंपरिक कुंडलिनी योग से कैसे जुड़ता है या अलग है स्रोत के हिसाब से? स्रोत इसे अपनी खास टर्मिनोलॉजी में समझाता है। इसके अनुसार कुंडलिनी एनर्जी मूलाधार से ओरियन की सौर अग्नि के रूप में ऊपर उठती है। फिर आज्ञा चक्र पर ये सीरियस तारे, जिसे चंद्र ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, से आने वाली शीतल चंद्र लहर से मिलती है। सीरियस, वो डॉग स्टार? हाँ वही। इस मिलन को सोलांच यूनियन कहा गया है, जो सहस्रार चक्र में एक डिवाइन बैलेंस बनाता है। ठीक वैसे ही जैसे योग सूत्र में शिव शक्ति के मिलन की बात होती है, स्रोत ये भी सजेस्ट करता है कि उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ओरियन की दिशा बताया गया है, में ध्यान करने से साधक अपने अंदर उसी कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट कर सकता है जो कुंडलिनी को गति देती है।
इस अनुभव में शरीर पीछे छूट जाता है और पूरा ब्रह्मांड एक सांस की तरह महसूस होने लगता है, ऐसा वर्णन है। ये तो हुई अंदर की बात, लेकिन स्रोत एक बड़े कॉस्मिक बैलेंस की भी बात करता है ना, ब्रह्मांडीय त्रिकोण जैसा कुछ। हाँ, आपने सही पकड़ा। स्रोत बताता है कि हर 26,000 सालों में ओरियन का ग्रेविटेशनल पुल सूर्य, चंद्र और पृथ्वी की ऑर्बिट्स के साथ एक खास जियोमेट्रिक अलाइनमेंट बनाता है। इसे वैदिक ग्रंथों में त्रिगुण संधि योग कहा गया है, ऐसा स्रोत दावा करता है। त्रिगुण संधि योग? हाँ, ये त्रिकोण 3 मुख्य चेतनाओं का प्रतीक है। पहला, सूर्य, जिसका प्रतिनिधित्व यहाँ ओरियन कर रहा है, सृजन, अग्नि और दाहिनी या पिंगला नाड़ी। दूसरा, चंद्र, जिसका प्रतिनिधित्व सीरियस कर रहा है, शीतलता, करुणा और बाएं या ईड़ा नाड़ी। और तीसरा, पृथ्वी, गाया, स्थिरता, आधार और मध्य या सुषुम्ना नाड़ी। स्रोत का कहना है कि जब ये तीनों एनर्जीज बैलेंस में आती हैं तो एक ओरियन शील्ड यानी एक एनर्जी कवच बनता है। और क्या इसका कोई एस्ट्रोनॉमिकल बेसिस भी बताया गया है, कोई माप वगैरह? स्रोत एक खगोली तालमेल का जिक्र करता है। ओरियन बेल्ट का जो झुकाव है लगभग 3 डिग्री और पृथ्वी की धुरी का झुकाव 23.4 डिग्री। ये मिलकर एक तरह का एनर्जी रेजोनेंस या रेजोनेंस हार्मोनिक बनाते हैं। अच्छा। जब ये फ्रीक्वेंसी सूर्य, चंद्र, पृथ्वी के अमावस्या पूर्णिमा साइकिल से जुड़ती है तो पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर, हमारा मैग्नेटिक शील्ड, वो एक्टिवेट होता है। स्रोत इसे ही प्राचीन ऋषियों द्वारा कथित प्राण क्षेत्र से जोड़ता है। तो यहाँ भी खगोलीय मापों और आध्यात्मिक व्याख्याओं को जोड़ने की कोशिश दिखती है। तो इस ओरियन शील्ड को एक्टिवेट करने के लिए या इस बैलेंस को पाने के लिए स्रोत कोई साधना या प्रैक्टिस भी बताता है? हाँ, उसे ओरियन शील्ड साधना कहा गया है। इसका मुख्य मकसद है सूर्य, चंद्र और पृथ्वी की चेतनाओं को अपने अंदर एक लय मिलाना, जिससे मेंटल कंफ्यूजन, डर और नेगेटिविटी से नेचुरली प्रोटेक्शन मिले। स्रोत इसके लिए कुछ सुझाव देता है, जैसे सही समय सूर्योदय या सूर्यास्त के आसपास, सही दिशा उत्तर पूर्व, शांत और साफ जगह। प्रोसेस के कोर में है सांस पर ध्यान देना। मैं पृथ्वी की श्वास लेता हूं, फिर मन में एक त्रिकोण की कल्पना करना। ऊपर सूर्य, ओरियन, बाईं ओर चंद्र, सिरियस, दाईं ओर पृथ्वी, गाया। और फिर एक खास मंत्र का जाप, रा सोमा गाया सोलांश ट्रिनिटम। स्रोत इन शब्दों का मतलब भी बताता है। रा सूर्य की ऊर्जा, सोमा चंद्र की ऊर्जा, गाया पृथ्वी की ऊर्जा और सोलांश ट्रिनिटम, इन तीनों का डिवाइन यूनियन। और इस साधना का अनुभव कैसा बताया गया है? क्या महसूस होता है? स्रोत के अनुसार अनुभव काफी सटल हो सकते हैं, जैसे पीठ में हल्की गर्माहट या वाइब्रेशन, या हृदय में गर्म और ठंडी तरंगों का एक साथ अनुभव होना, या शरीर के चारों ओर एक लाइट के कवच जैसा महसूस होना। ओके। दावा यह है कि रेगुलर प्रैक्टिस से डर कम होता है, सपने ज्यादा क्लियर और मीनिंगफुल हो जाते हैं, जिसे ओरियन रेजोनेंस का एक्टिवेशन बताया गया है, और ध्यान में सुनहरा नीला प्रकाश दिखने लगता है। इसे ही सोलांश फील्ड कहा गया है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो स्रोत कहता है वो ये है, साधना ढाल नहीं बनाती, साधक स्वयं ढाल बन जाता है। अच्छा। मतलब ये प्रोटेक्शन किसी बाहरी कवच से नहीं बल्कि अंदरूनी बैलेंस और स्थिरता से आती है। और इस साधना से आगे बढ़कर क्या होता है? स्रोत सोलांश अवेकनिंग या पूर्ण जागरण की बात करता है, इसका क्या मतलब है? ये इस प्रोसेस का कह सकते हैं पीक पॉइंट बताया गया है। जब ओरियन शील्ड साधना स्टेबल हो जाती है तो स्रोत के अनुसार एक सोलांश पल्स, एक इंटरनल वाइब्रेशन, साधक के 12 आंतरिक चेतना केंद्रों को जगा देती है। सूर्य, रा, चंद्र, सोमा और पृथ्वी, गाया की एनर्जीज मिलकर कुंडल त्रिवेणी बनाती हैं, यानी तीनों नाड़ियों ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का संगम, जो हृदय सूर्य नाम के एक इंटरनल सेंटर में मिलती हैं। हृदय सूर्य। हाँ, यहीं से ओरियन फ्लेम नाम की एक डिवाइन फायर उठती है, जो साधक को शरीर की लिमिटेड चेतना से परे उस कॉस्मिक चेतना में ले जाती है। ये तो बहुत बहुत गूढ़ और गहन अवस्था लगती है। इस अवस्था में साधक क्या अनुभव करता है? स्रोत कहता है कि इस अवस्था में साधक खुद को एक फिजिकल बॉडी नहीं बल्कि एक चलता फिरता नक्षत्र या यूनिवर्स का ही एक हिस्सा महसूस करता है। मैं ब्रह्मांड हूं वाली फीलिंग। वाह। ओरायन अब आसमान में दूर नहीं बल्कि अपने अंदर धड़कता हुआ महसूस होता है। कहा गया है कि दृष्टि ओरायन बेल्ट की रोशनी से भर जाती है, हृदय सीरियस की करुणा से, और आत्मा उन 3 बेल्ट तारों
अलनिटक अलनिलम मिंटाका के बैलेंस में झूमने लगती है। इसे वेदों में त्रिलोक्य दीप और इस स्रोत के कोडेक्स में ट्रिनिटी ऑफ सोलांश कहा गया है। आसमान के तारे शरीर की नाड़ियों में गूंजते हुए महसूस होते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद 3 गुण स्थायी हो जाते हैं। प्रकाश की दृष्टि यानी सच को साफ साफ देखना, करुणा की धारा हर जीव में उसी एक प्रकाश को देखना, और स्थिरता की भूमि जीवन के तूफानों में भी शांत और स्थिर रहना। यही अंतिम अवस्था स्रोत के अनुसार सोलांश रेजोनेंस फील्ड है, जहां व्यक्ति मानव चेतना से ऊपर उठकर ओरायन चेतना का हिस्सा बन जाता है। तो आज हमने ओरियन तारामंडल को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखा, सिर्फ तारों के एक समूह के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे आंतरिक और ब्रह्मांडीय प्रधान के केंद्र के रूप में, जैसा कि ये स्रोत पेश करते हैं। ये सिद्धांत डीएनए, कुंडलिनी और चेतना को सोलांश रेजोनेंस नाम के एक धागे से जोड़ने की कोशिश करता है। इन स्रोतों का मुख्य संदेश शायद यही है कि ब्रह्मांड सिर्फ बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर भी गूंजता है और हम उस गूंज से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये स्रोत विज्ञान, आध्यात्मिकता और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को मिलाकर एक बहुत ही स्पेसिफिक फ्रेमवर्क पेश करते हैं, जिसका सेंटर पॉइंट ओरियन है। यहां से एक विचार जरूर उभरता है, जो शायद इस खास किताब से भी आगे जाता है, कि सिर्फ ओरियन ही क्यों? क्या दूसरी कॉस्मिक घटनाओं या खुद हमारी पृथ्वी के साथ या प्रकृति के किसी और पहलू के साथ अनुनाद या रेजोनेंस खोजने का क्या मतलब हो सकता है? सोचने वाली बात है। क्या ये आंतरिक अनुनाद का जो कॉन्सेप्ट है, इस विशिष्ट ब्रह्मांड विज्ञान से परे उन बड़ी सिस्टम्स, चाहे वो इकोलॉजिकल हों, सोशल हों या कॉस्मिक में, अपना सही स्थान और बैलेंस खोजने का एक मेटाफर या तरीका हो सकता है, जिनका हम सब हिस्सा हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। ब्रह्मांड के साथ हमारा रिश्ता और संतुलन खोजने के कितने अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हों, आध्यात्मिक हों या कुछ और। आज की इस गहन चर्चा के लिए बस इतना ही।